हेलो दोस्तों, ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी आपके बीच में लेकर आए हैं मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो राजवंश मौर्य वंश था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद को मारकर गद्दी प्राप्त की मगध की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम होगा यहाँ पे, सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर मगध की गद्दी पर विराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इसमें से तो सबसे प्राचीनतम मौर्य वंश था। मगध पर मिलने वाला प्राचीनतम राजवंश कौन सा वंश था? तो वो था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो मगध पर ऐतिहासिक रूप से प्रमाण जिस वंश का मिलता है, प्रथम वंश का, वो था हर्यक वंश। और उस प्रथम राजा जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो था बिंबिसार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। मध्य प्रदेश जिले में ये स्थित है और सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। बौद्ध ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूपों का निर्माण करवाने वाला प्रथम राजा अशोक ही था भारत में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का उल्लेख किया है? तो उसने जो प्रकृति अपनाई वो थी अर्धमागधी प्रकृति, और इसी प्रकृति का उल्लेख हर अभिलेख में उसके मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार आया, बिंदुसार, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार को ये भी कहा जाता है कि ये एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता था। बिंदुसार की अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। इसे अमित्रघात भी इसी को कहा जाता था। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अमित्रघात किस राजा को कहा जाता था? तो वो बिंदुसार को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्राचीनतम मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य की जो प्राचीनतम मुद्रा थी वो पर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्रम, और कालिदास की रचना है बुद्ध चरित्रम, और कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्र। कई रचनाएं कालिदास ने कई रचनाएं की। इसको आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो इसमें नहीं दी गई है, तो इसका सही उत्तर इंडिका होगा। इसमें नहीं दी गई है इंडिका। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसने इसे भेजा था राजदूत के तौर पर? तो सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसने हार के पश्चात अपने मेगस्थनीज राजदूत को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसकी पुस्तक इंडिका में किस चीज़ का जिक्र है? तो मौर्य वंश के मगध में चल रही पूरी शासन व्यवस्था का जिक्र मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में करता है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है चाणक्य की। चाणक्य, विष्णुगुप्त कह लीजिए या फिर कौटिल्य कह लीजिए, ये तीनों एक ही नाम है। और ये पुस्तक किसकी है? अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किस चीज़ से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है, ना कि अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। चाणक्य ने लिखी है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विशाख दत्त। और मालविकाग्निमित्र ये रचना है कालिदास की। कालिदास की मालविकाग्निमित्र रचना है, जिसमें कालिदास ने मालविका और अग्निमित्र का जिक्र किया है, जिनका संबंध किस वंश से? शुंग वंश से अग्निमित्र का संबंध है। ये पुष्पमित्र शुंग का बेटा था। अगला क्वेश्चन बौद्ध चरित्रम। बौद्ध चरित्रम में पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नालंदा किस काल में प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो गुप्त काल में नालंदा प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक ने प्रचुर रूप से अपने शिलालेखों में प्रकृत भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके शासनकाल में? तो जो वर्तमान भारत है उस पे राज्य करने वाला प्रथम जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने पूरे वर्तमान भारत की जो दिशा है वो उस पे शासन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाने वाला अशोक था। अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप था सांची का स्तूप। ये कहाँ स्थित है? फिलहाल में ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो वो कौन सा शिलालेख है? कालसी का शिलालेख उत्तरांचल में स्थित है। ये वर्तमान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में अशोक का उत्तरांचल में जो शिलालेख कालसी है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसपे। तो इसका तीसरा नंबर उत्तर सही होगा, जेम्स प्रिंसपे। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में एक झील का निर्माण करवाया था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उस झील का नाम क्या था, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा उस झील का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये जेम्स प्रिंसपे था, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो मगध पे आक्रमण करने आया था उसको लगा धनानंद का शासन है, पर यहाँ तब तक शासन किसका हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया था। सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और इसने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। खरोष्टी लिपि में भी इनके अभिलेख मिले हैं और ब्राह्मी लिपि में भी अभिलेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो अशोक ने मगध सम्राट शब्द का प्रयोग किस स्तंभ में किया है?
तो भब्रबाहु स्तंभ में। किस स्तंभ में? भब्रबाहु स्तंभ में अशोक ने स्वयं। तो इसका सही उत्तर होगा भब्रबाहु स्तंभ में। तो भब्रबाहु स्तंभ 7वां इसका अभिलेख था, 7वां नंबर का अभिलेख था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार ने उस समय जब अशोक कलिंग का वो था, बस वैशाली का राज्यपाल जब था, तो बिंदुसार ने श्रीनगर में हो रहे, जम्मू कश्मीर के इलाके में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम के जगह अशोक को भेजा था। अशोक ने वहाँ श्रीनगर की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो मैंने बताया चाणक्य की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजा था प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो था वो जनता के संपर्क में ज़्यादा रहता था। अशोक के कौन से अभिलेख में हमें संगम राजवंश के बारे में पता चलता है? तो 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में हमें संगम राजवंश के बारे में पता चलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन? तो इसका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का मतलब होता है कुलहीन। कुलहीन इसका मतलब होता है, और मुद्रा राक्षस में इसका जिक्र मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य देश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? अशोक ने अपने किस अभिलेख में अशोक शब्द का उल्लेख किया है? तो किस राज्यादेश में? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, राज्यादेश है। राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। तो वो किस राज्यादेश में है? विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने ये गुफाएं बाद में आजीवक संप्रदाय को सौंप दी। आजीवक संप्रदाय से कौन सा राजा मौर्य वंश का बिलोंग करता था? तो वो था बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय से था। चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से था? तो जैन संप्रदाय से था, जैन संप्रदाय से। और अशोक बौद्ध संप्रदाय से था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय से था। अगला क्वेश्चन है, अमित्रघात किस राजा को कहा जाता है? तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अमित्रघात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर नंबर 3 होगा, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, सर्वछत्रांतक किस राजा को कहा जाता है? तो सर्वछत्रांतक की उपाधि महापद्मानंद को मिली है। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक की उपाधि मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किस जैन गुरु ने दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजा को शहर नहीं होगा, यहाँ नंदसार, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि नंदसार किस राजा को कहा जाता था? नंदसार किस राजा को कहा जाता था? तो नंदसार कहा जाता था बिंदुसार को। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के राज्य दरबार में आने वाले राजदूत का नाम बताइए। तो अशोक के दरबार में एकमात्र राजदूत आया था जिसका नाम था डायोनीसियस। ये यूनानी राजदूत था। अगला देखते हैं।
अगला है अशोक किस धर्म का अनुयायी था। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले गुरु। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी, उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख था। तो अशोक का जो 7वां अभिलेख था, मैंने भब्रबाहु अभिलेख के बारे में आपको बताया, तो भब्रबाहु अभिलेख जो था वो सबसे लंबा अभिलेख था, भब्रबाहु अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म होती है। आप जो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए आने वाली अपडेट के लिए। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।